बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है बच्चे आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो मेरी उन स्टूडेंट्स के लिए जो बार बार ये कह रहे हैं कि सर एमसीक्यूज बहुत मुश्किल थे, पता नहीं एमसीक्यूज कहाँ से आ गए हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में हम दोनों ग्रुप्स, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 गुजरांवाले बोर्ड के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो ये जो मेरे पास पेपर आया है एमसीक्यूज का, ये सॉल्व पेपर है, इसके ऊपर सोल्यूशन हुआ है, ऑप्शन टिक हुए हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन जो है ना वो गलत है। तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 1 का पहला एमसीक्यू है जी, इफ ए डॉट बी जो है ना वो इक्वल है ए डॉट बी, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। तो इसमें बेसिकली कह रहा है कि अगर हमारे पास ए डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड के, तो इनके दरमियान में जो एंगल है वो क्या बनेगा। तो अब देखिए ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है, इक्वल है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इनकम्प्लीट है, ये स्टेटमेंट जो है ना ये मुकम्मल बन ही नहीं रही। बेसिकली ये स्टेटमेंट ऐसे है कि ए डॉट बी की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड के। अब दोनों साइड पे डॉट आ रहा है, तो फिर यहाँ पे जो सा मर्जी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर दें आपका एमसीक्यू ठीक होगा। क्योंकि ये स्टेटमेंट ही गलत है, तो फिर बोर्ड का रूल है कि जो सा मर्जी ऑप्शन आप टिक करें, टिक लाजमी करना है, आपका एमसीक्यू जो है वो सही हो जाएगा। दूसरा एमसीक्यूज है, इन शेडो ऑफ अ बॉल द सेंट्रल पोर्शन अपीयर्स ब्राइट दैट हैपेंस ड्यू टू। कहते हैं कि अगर बाल की जो शेडो बनती है, साया बनता है, जैसे हम बाल को लाइट के सामने रखें तो जब लाइट इसमें से पास करेगी तो वो डिफ्रैक्ट होगी। अब डिफ्रैक्शन के थ्रू यहाँ पे सेंटर में जो स्पॉट है वो ब्राइट बनता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, डिफ्रैक्शन। मैं इसकी पिक्चर भी आपको दिखा देता हूँ। ये पिक्चर बनी हुई है कि ये एक बाल है और ये इसके सेंटर में एक ब्राइट स्पॉट बन रहा है। एमसीक्यू नंबर 3 है, हीट इज ट्रांसफर्ड स्लोली टू अ गैस इन अ सिलेंडर, द पिस्टन इज पुश्ड अप थ्रू 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक सिलेंडर है, उसके अंदर हीट ट्रांसफर हो रही है और वो जो सिलेंडर है उसके ऊपर एक ढक्कन है, एक पिस्टन है, उस पिस्टन को पुश करता है ऊपर को और वो 4 सेंटीमीटर तक पुश करता है, यानी कि इसकी जो हाइट है हमारे पास वो 4 सेंटीमीटर आएगी। आगे कहता है एट कांस्टेंट प्रेशर, और जो प्रेशर उसने दिया हुआ है हमें वो है 8000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन इज 0.10 मीटर स्क्वायर, और जो एरिया से दिया हुआ है वो 0.10 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो आपने वर्क डन जो है ना फाइंड करना है। अब वर्क डन का फार्मूला थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा हुआ है, W इक्वल है P इंटू डेल वी। P जो ना वो प्रेशर है वो तो हमारे पास है, लेकिन जो V वॉल्यूम है वो हमारे पास नहीं है। तो वॉल्यूम का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, वॉल्यूम इक्वल होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब लेंथ इंटू विड्थ को हम एरिया लिख सकते हैं, जो हाइट है वो हमारे पास गिवन है लेकिन वो सेंटीमीटर में, तो पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम 4 को डिवाइड कर देंगे 100 पे, तो ये जो आंसर है हमारे पास ये आ जाएगा 0.04 मीटर। तो अब एरिया जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लें, वो 0.10 है, इंटू जो हाइट है हमारे पास वो 0.04 आ गई, वो भी यहाँ पे लिख लें। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम आ जाएगा। अब जो वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पे पुट करें और प्रेशर की वैल्यू जो ना वो ऑलरेडी है 8000, वो भी यहाँ पे पुट करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर जो ना वो 32 जूल आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका जो ना करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 4 है, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट इज। अब ये कंसेप्चुअल एमसीक्यूज है, ध्यान से इसको आपने समझना है कि आपने ये बताना है कि जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो वो जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, ये आपने बताना है। अब हमने पढ़ा हुआ है कि प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ इस तरह की होती है, और टाइम ऑफ फ्लाइट की हमने डिफाइन ये पढ़ी हुई है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके पॉइंट ऑफ लैंडिंग, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगता है उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट करते हैं, और वो इक्वल होता है 2VI साइन थीटा ओवर जी के। लेकिन यहाँ पे उसने पूछा हुआ है मैक्सिमम हाइट पे टाइम क्या होगा, तो मैक्सिमम हाइट का मतलब यहाँ पे आपने टाइम बताना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है वो 2VI साइन थीटा ओवर जी है, तो फिर मैक्सिमम हाइट का जो टाइम है वो इसका हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो हम इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा VI साइन थीटा ओवर जी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी जो ना वो करेक्ट नहीं, तो ये ऑप्शन इसका गलत लगा हुआ है। एमसीक्यू नंबर 5 है, इन विच प्रोसेस इंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। अब इंट्रोपी का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, डेल एस इक्वल डेल क्यू ओवर टी। इंट्रोपी जो ना ये हीट के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनाती है, यानी कि अगर हीट चेंज होगी तो इंट्रोपी भी चेंज होगी, अगर हीट चेंज नहीं होती तो इंट्रोपी भी चेंज नहीं होगी। तो कहते हैं इन विच प्रोसेस इंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, किस प्रोसेस में इंट्रोपी जो ना वो कांस्टेंट रहेगी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस। जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसमें हीट ना तो एंटर होती है और ना ही लीव करती है, यानी कि हीट कांस्टेंट रहेगी, तो फिर इंट्रोपी भी कांस्टेंट रहेगी। एमसीक्यू नंबर 6 है, इफ प्रेशर ऑफ गैस इज डबल देन स्पीड ऑफ साउंड इज। ये बड़ी दफा हमने एमसीक्यूज पढ़ा हुआ है। इसमें कहता है अगर प्रेशर को हम डबल कर दें तो स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट होगा।
तो स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला है गैमा पी ओवर रो। अब यहाँ पे प्रेशर और डेंसिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमने पढ़ा था प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए स्पीड पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। एमसीक्यू नंबर 7 है, अ मैन इनसाइड द लिफ्ट फील्स, कहता है कि एक बंदा लिफ्ट के अंदर है, वो क्या फील करेगा व्हेन लिफ्ट इज गोइंग डाउन, जब लिफ्ट जो है ना वो नीचे आएगी, विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के साथ। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर लिफ्ट नीचे को आएगी तो वो फील करेगा जैसे उसका वेट पहले से कम हो गया, अगर ऊपर को जाएगी तो फील करेगा जैसे उसका वेट पहले से ज्यादा हो गया। तो अब यहाँ पे वो लाइटर फील करेगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। एमसीक्यू नंबर 8 है, एट टी इक्वल 0 बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट मीन पोजीशन, करके जब टाइम जो ना वो 0 है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो बॉडी है वो मीन पोजीशन पे होगी, यानी कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम पेंडुलम बना लेते हैं और यहाँ पे कोई बॉडी है। व्हेन टी इक्वल टी ओवर 4 इट विल बी, जब टाइम जो ना वो टी ओवर 4 के इक्वल आएगा तो ये फिर बॉडी कहाँ पे होगी ये आपने बताना है। ये मीन पोजीशन है और ये वाली जो ना ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है। यहाँ से बॉडी मीन से पहले एक्सट्रीम पे जाएगी, एक्सट्रीम से फिर मीन पे, और मीन से फिर इधर दूसरे एक्सट्रीम पे, और इस एक्सट्रीम से फिर मीन पे आएगी, तो फिर एक चक्कर मुकम्मल होगा। अब इसका जो एक चक्कर है इसमें 4 स्टॉप है, ध्यान से सुन लें जरा। मीन से एक्सट्रीम एक स्टॉप आ गया, एक्सट्रीम से फिर मीन दूसरा स्टॉप आ गया, मीन से फिर एक्सट्रीम तीसरा स्टॉप आ गया, और एक्सट्रीम से फिर मीन पे चौथा स्टॉप आ गया। तो एक चक्कर मुकम्मल करने में जो टाइम लगता है उसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और हर स्टॉप पे जो टाइम होगा फिर वो हमारे पास आएगा टी ओवर 4। तो जब टाइम लगेगा टी ओवर 4 तो बॉडी जो ना वो इस मेन से इस एक्सट्रीम पे पहुंचेगी, इस एक्सट्रीम पे पहुंचेगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, एट एक्सट्रीम पोजीशन। एमसीक्यू नंबर 9 है, व्हाट इज पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 मीटर, कहता है कनकेव लेंस की पावर क्या होगी जब उसकी जो फोकल लेंथ है वो 5 मीटर है। अब यहाँ पे जो फोकल लेंथ गिवन है वो कनकेव लेंस की है, और कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं, तो ये आ जाएगी -5। अगर कन्वेक्स होता तो फिर हमने इसको पॉजिटिव लेना था। अब पावर हमने फाइंड करनी है, तो पावर का जो फार्मूला है वो हमने पढ़ा हुआ है, P इक्वल है 1 ओवर एफ के, यानी कि फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होता है ये वाला। तो 1 ऐसे आ गया और एफ की जगह आ जाएगा -5, इसको डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा -0.2 डाईऑप्टर। डाईऑप्टर जो है ये पावर का यूनिट है। एमसीक्यू नंबर 10 है, व्हाट इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग आई प्लस जे, इसका आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला वही है, ओरिजिनल वेक्टर ओवर उसकी मैग्नीट्यूड। ओरिजिनल वेक्टर यहाँ पे आई प्लस जे है, यानी कि इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस जे वाले के साथ कुछ नहीं तो 1 है, इसका स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट लिख देंगे, ये आ जाएगा आई प्लस जे ओवर 2 का स्क्वायर रूट। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 11 है, इन कलर प्रिंटिंग 4 कलर्स वाले का ऑप्शन बी आएगा, ब्लैक वाला कलर होता है इसमें चौथा जो हम यूज करते हैं। एमसीक्यू नंबर 12 है, 2 डिफरेंट मैसेज आर ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम हाइट, 2 मैसेज हैं वो डिफरेंट हैं और उनको हम सेम हाइट से फेंकते हैं। देन जस्ट बिफोर दे स्ट्राइक द ग्राउंड, कहता है जमीन से टकराने से पहले देयर डैश इज सेम, इनमें से कौन सी चीज जो ना उन दोनों मैसेज की सेम होगी, तो वो आएगा एक्सेलेरेशन। हमने पढ़ा हुआ कि जब हम ऊपर से 2 मैसेज को फेंकें, मैसेज चाहे डिफरेंट है चाहे सेम है, तो वो सेम एक्सेलेरेशन के साथ नीचे आते हैं, जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन कहते हैं, और उसको हम जी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने पढ़ी हुई है। एमसीक्यू नंबर 13 है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 3 पाई रेडियन इज, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आपने बतानी है 3 पाई में कितनी होगी। अब रेवोल्यूशन में 2 पाई एंगल बनता है और 3 पाई में आपने रेवोल्यूशन निकालनी है, तो हम 3 पाई को डिवाइड कर देंगे 2 पाई पे, पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 3 ओवर 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 14 है, एन आर्गन पाइप क्लोज एट वन एंड हैज लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर, लेंथ उसने दी हुई है 25 सेंटीमीटर। द वेवलेंथ ऑफ फंडामेंटल नोड इज, वेवलेंथ आपने फाइंड करनी है फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब लैम्डा 1 वाली वेवलेंथ आपने फाइंड करनी है इसमें। अब हमने क्लोज पाइप के लिए जो फार्मूला पढ़ा हुआ है वो है L इक्वल लैम्डा 1 ओवर 4। अगर हमने यहाँ से लैम्डा 1 निकालना है तो 4 उधर जाके L के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 4 ऐसे आ जाएगा और L की जगह 25, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा इसका 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, इस एमसीक्यूज को अगर वो चेंज कर लेता है कि स्टेटमेंट सारी यही है और ऑप्शन में वो मीटर पूछ लेता है, तो फिर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, बस इतना सा फर्क होगा। और आप लोग फिर कहते हैं एमसीक्यूज बड़े मुश्किल हैं। अभी तक जितने भी एमसीक्यूज आए हैं, एमसीक्यूज नंबर 2 चले है ऐसा कि जो आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ शैडो वाला, तो लेकिन वो भी हमें न्यूटन रिंग्स में पढ़ा हुआ है। उसके अलावा कोई भी एमसीक्यूज ऐसा नहीं जो आपने किया, रिपीट नहीं किया। एमसीक्यूज नंबर 15 है, व्हाट हैपेंस टू द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो विस्कोसिटी जो है ना लिक्विड की, ये टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन बनाती है। विस्कोसिटी हमने पढ़ा था रुकावट होती है किसी फ्लूइड में फ्लो करने की, तो अगर किसी फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो फ्लो करने में उसको मुश्किल भी ज़्यादा होगी। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हनी है हमारे पास, शहद है,
उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, उसको फ्लो करने में ज़्यादा मसला आता है। लेकिन अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो फिर उसका जो फ्लो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ईजी फ्लो करता है। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी जो विस्कोसिटी है वो कम हो गई। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा कि विस्कोसिटी इसकी डिक्रीज होगी। एमसीक्यू नंबर 16 है, टाइडल एनर्जी इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। एनर्जी फ्रॉम टाइड्स हमने पढ़ा हुआ है ये वाला चैप्टर नंबर 4 में, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। एमसीक्यू नंबर 17 है, द लीस्ट काउंट ऑफ मेयरिंग स्केल इज 10 kg। अब यहाँ पे लीस्ट काउंट उसने दिया हुआ 10 kg। द मेजरमेंट 8000 kg एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपने यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की टर्म्स में साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में आपने इसको जाहिर करना है। अब 8000 में 30 आ रहे हैं, ये 30 सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, ये डिपेंड करते हैं लीस्ट काउंट पे। तो हम चेक कर लेते हैं पहले इसकी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म कैसे हमने लिखनी है। इसका डेसिमल जो पॉइंट है वो कहीं नहीं, तो लास्ट में इसको उठा के यहाँ पे हम लेके आएंगे। जब यहाँ पे लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 8.000 इंटू 10⁻³ आएगा। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन बन गई। अब उसके बाद हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर लीस्ट काउंट में कोई जीरो है तो आपने यहाँ पे जो डिजिट दिया हुआ है इसमें से एक जीरो कम कर देना है। तो यहाँ पे एक जीरो दिया हुआ है ना, लीस्ट काउंट में 10 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से एक जीरो को रिमूव करें तो यहाँ पे आ जाएगा 8.00 इंटू 10⁻³ अगर लीस्ट काउंट में 2 जीरो आते हैं यानी कि 100 आता है, फिर आपने यहाँ से 2 जीरो को रिमूव कर देना है। अगर सिर्फ 1 लीस्ट काउंट आता है, कोई जीरो नहीं आता, तो फिर यहाँ से आपने किसी भी जीरो को रिमूव नहीं करना। अब ये हमारे पास आ गई थी फाइनल फॉर्म। इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 10 की पावर के अलावा जितने भी हैं, जैसे ये सारे सिग्निफिकेंट हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ। ग्रुप नंबर 2 है इसका जी। एमसीक्यू नंबर 1 है, 10 न्यूटन सेंटीमीटर फोर्स इज रिवॉल्विंग अ बॉडी along a circular path of radius 1 meter. Work done by the force is। एक जो फोर्स इस पे लग रही है वो 10 न्यूटन की फोर्स है, सेंटीमीटर फोर्स। सर्कल में वो बॉडी को घुमा रही है, उसका जो रेडियस है वो 1 मीटर है। अब ये बताना है कि जो वर्क डन करेगी ये फोर्स वो कितना करेगी, आपने बताना है। अब वर्क डन का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है F.D। तो यहाँ पे जो हमारे पास फोर्स लग रही है अगर किसी बॉडी को घुमाने के लिए, तो वो कुछ ऐसे लगेगी या ऐसे लगेगी। तो याद रखिएगा सर्कल में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल है ये हमेशा 90 का बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम वर्क डन की कैलकुलेशन करते हैं तो वर्क डन इक्वल आ रहा है F.D के। अगर हम डॉट को खत्म करें तो यहाँ पे आ जाएगा FD cos थीटा। अब जो एंगल है यहाँ पे वो 90 है और cos 90 जो ना वो 0 होता है, इसलिए यहाँ पे जो वर्क डन है वो 0 आएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये मैंने बताया भी था कि सेंटीमीटर फोर्स कोई वर्क डन नहीं करती, यानी कि जो भी फोर्स किसी चीज को सर्कल में घुमाएगी उसका वर्क डन 0 होगा ड्यू टू एंगल ऑफ 90 डिग्री। एमसीक्यू नंबर 2 है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल फॉर पेयर ऑफ एंगल्स। इनमें से किस पेयर की जो रेंज है वो इक्वल होगी। अब ये भी मैंने बताया था, आपने दो एंगल का सम करना है और जिनका सम जो ना वो 90 आ गया उनकी रेंज जो ना वो इक्वल होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। बी वाला जो ना वो नहीं करेक्ट। यहाँ पे सिर्फ ये पेयर जो ना ये 90 के इक्वल आता है, 40 + 50 90 बनता है। अगर आप इसका सम करते हैं तो ये 100 बन जाता है, इसलिए ये वाला गलत है। एमसीक्यू नंबर 3 है, डायमेंशंस ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज। एंगुलर एक्सेलरेशन के आपने डायमेंशन बतानी है। एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला अल्फा इक्वल ओमेगा ओवर टी। ओमेगा जो ना इसकी डायमेंशन के लिए हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं, ओमेगा इक्वल थीटा ओवर टी के। तो याद रखिएगा थीटा जो ना ये बेस क्वांटिटी नहीं, इसलिए इसकी कोई डायमेंशन नहीं, ये डायमेंशन लेस है। तो यहाँ पे जो डायमेंशन है वो सिर्फ टाइम की होगी और वो आ जाएगी हमारे पास टी की पावर -1। नीचे से जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये टी की पावर -1 बन जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम पुट करें ओमेगा की डायमेंशन है टी की पावर -1 ओवर टाइम की डायमेंशन जो है ना वो टी आएगी। अब इस टी को हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर भी ऊपर जाकर -1 बन जाएगी। तो इन दोनों की पावर ऐड होके इसका जो फाइनल आंसर वो आएगा टी की पावर -2। अब टी की पावर -2 मेरे ख्याल से यहाँ पे है, ये जो ना ये नजर नहीं आ रहा सही तरह से, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 4 है, डायमीटर ऑफ कोर ऑफ सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। ये भी हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है, ये 5 माइक्रोमीटर होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 5 है, इफ ब्लू लाइट ई यूज्ड इंस्टेड ऑफ रेड लाइट देन फ्रिंज स्पेसिंग विल बी। अगर हम ब्लू लाइट यूज करते हैं रेड की जगह तो आपने बताना है फ्रिंज स्पेसिंग पे क्या इफेक्ट होगा। फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला डेल वाई इक्वल है लैम्डा एल ओवर डी के। तो यहाँ पे जो डेल वाई है ये लैम्डा के साथ डायरेक्ट रिलेशन बना रहा है। तो अगर हम ब्लू लाइट यूज करते हैं तो ब्लू लाइट की रेड के मुकाबले में वेवलेंथ कम होती है, फिर फ्रिंज स्पेसिंग भी यहाँ पे कम होगी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा कि ब्लू लाइट यूज करेंगे तो फ्रिंज स्पेसिंग जो है ना वो डिक्रीज होगी। एमसीक्यू नंबर 6 है, if suspended mass of simple pendulum is made double time period of simple pendulum will be। अगर हम जो मैस है इसको डबल कर दें पेंडुलम में तो इसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा। ये तो एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी हमने पढ़ा हुआ है। टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो है 2πL/g के। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है ये सिर्फ लेंथ और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, मैस पे डिपेंड ही नहीं करता। तो मैस को आप डबल करें या सिंगल करें, इसलिए ये कांस्टेंट रहेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 7 है, इन अ सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट परसेंटेज एरर इन एल
एंड टी आर 0.1%। एल का जो परसेंटेज एरर उसने बताया है, यानी कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो है 0.1%, और जो टाइम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो है हमारे पास 2%। रिस्पेक्टफुली व्हाट इज मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एल टी स्केयर। एल टी स्केयर में आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो बतानी है। अब ये हमने पीछे रूल पढ़े हुए हैं, ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो हम इनकी टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे। अब जो एल की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो है 0.1%, जो टी की है वो 2% है, लेकिन यहाँ पे टी में पावर फैक्टर भी इन्वॉल्व है। तो रूल ये है कि जिसकी पावर होगी उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम पावर के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ये 2 जो है ना, ये 2% के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 4%, और टोटल निकालने के लिए हम दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड कर लेंगे। लेंथ की 0.1 है और हमारे पास जो टाइम की है वो है 4%, इसको ऐड करें तो ये आ जाएगी 4.1%, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 8 है, टू मैसेज M1 एंड M2 विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। कहते हैं दो मैसेज हैं वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं, तो टकराने के बाद वो एक दूसरे की वेलोसिटी इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी कि पहले वाले की दूसरे को मिल जाती है और दूसरे वाले की पहले को मिल जाती है। तो ये किस केस में होगा? ये सिर्फ तब ही पॉसिबल है जब दोनों के मैसेज इक्वल होंगे, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये भी केसेस हमने डिटेल में पढ़े हुए हैं चैप्टर नंबर 3 में। एमसीक्यू नंबर 9 है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 एंड 6। यहाँ पे कहते हैं दो वेक्टर्स है हमारे पास, एक की जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है, लेट कर लेंगे वो हमारे पास ए है, और दूसरे की मैग्नीट्यूड जो है वो 6 है, और उनका जो रिजल्टेंट है हमारे पास वो है 1। एंगल बिटवीन देम इज, एंगल आपने फाइंड करना है। अब ये वाला जो एमसीक्यूज है ना, ये आप कह सकते हैं कि आपने पहले नहीं किया हुआ, और जो बच्चे मैथ्स के उनके लिए ये भी मुश्किल नहीं है। तो इसको आप सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे कोसाइन लॉ लगता है, मैथ वाले बच्चे अच्छी तरह जानते हैं। कोसाइन लॉ का फार्मूला हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आर की वैल्यू हमारे पास है, आर की वैल्यू है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर बन गया, इक्वल है। ए की वैल्यू भी हमारे पास है, वो है 5, तो 5 का स्क्वायर आ गया, प्लस बी की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह 5 और बी की जगह 6 आ जाएगा, और आगे जो है cos थीटा ऐसे आ गया। तो ये आ गया 1 का स्क्वायर ऐसे आ गया 1, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, प्लस 2 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा फिर 6 के साथ करेगा तो ये आ जाएगा प्लस 60 cos थीटा। उसके बाद ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो ये आएगा 1 माइनस ये 61 इधर आगे माइनस का हो गया, और इधर बच गया 60 cos थीटा। उसके बाद 1 माइनस 61 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 60, और ये वाला 60 cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच गया -1। अब हमने फाइंड करना है cos, हमने फाइंड करना है एंगल थीटा, तो थीटा इक्वल आ जाएगा cos इनवर्स -1 के, तो जब ये आप करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -180, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। एमसीक्यू नंबर 10 है, व्हेन हॉट एंड कोल्ड वाटर आर मिक्स्ड द एंट्रोपी। जब हम हॉट और कोल्ड वाटर को मिक्स करेंगे तो एंट्रोपी पे क्या इफेक्ट होगा? अभी पीछे भी हम पढ़ के आए हैं कि एंट्रोपी जो ना ये इक्वल है डेल एस इक्वल है डेल क्यू ओवर टी के। तो अगर हीट चेंज होगी तो एंट्रोपी भी चेंज होगी। जब हम हॉट और कोल्ड वाटर को मिक्स करेंगे तो हीट जो है वो ट्रांसफर होगी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, तो इसका मतलब एंट्रोपी, इसका मतलब हीट चेंज हो रही है। अगर हीट चेंज होगी तो एंट्रोपी भी फिर चेंज होगी, तो ऑप्शन डी इसका जो ना वो करेक्ट ऑप्शन होगा, इंक्रीज होगी, यानी कि चेंज होगी। अब इंक्रीज क्यों होगी? क्योंकि जब हम गर्म पानी और ठंडा पानी मिक्स करेंगे तो जो ठंडा पानी है वो पहले से थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, आप कहेंगे सर गर्म ठंडा होगा, लेकिन ओवरऑल जो ना उनकी हीट जो ना पहले से ज्यादा हो जाएगी। तो अगर हीट ज्यादा होगी तो फिर एंट्रोपी भी ज्यादा होगी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 11 है, स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन देन इन ऑक्सीजन बाय। ये भी चैप्टर नंबर 8 में एग्जांपल है, हमने इसको डिटेल में पढ़ा था कि स्पीड ऑफ साउंड जो ना हाइड्रोजन में 4 टाइम होती है ऑक्सीजन के मुकाबले में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 12 है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास 1 kg एंड मोमेंटम 2 न्यूटन सेकंड इज इक्वल टू। काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड करनी है और मास और मोमेंटम उसने दिया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमारे पास मास है 1 kg, लेकिन हमारे पास वेलोसिटी नहीं है, तो मोमेंटम है। अब यहाँ से पहले हम वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे। फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है मोमेंटम का कि P इक्वल है एम वी के, तो यहाँ से अगर हम V वेलोसिटी निकालें तो M उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो P की जगह उसकी वैल्यू मोमेंटम की वो है 2 और M की जगह आ जाएगा 1, तो V की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब ये जो V की वैल्यू है ये हम यहाँ पे पुट करेंगे, साथ M की भी पुट करेंगे, तो ये आएगा 1 और 2, M की जगह 1, V की जगह आएगा 2 और ऊपर स्क्वायर, तो ये आ गया 1 और 2, और 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 4, ये कैंसिल हो गया, आ जाएगा 2 जूल, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। एमसीक्यू नंबर 13 है, फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस याद रखिएगा ऐसी गैस होती है जिसमें नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं, इसमें कोई भी फोर्स नहीं लगती गैस के ऊपर, जिसकी वजह से इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो होगी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 14 है,
वेक्टर्स हैव, वेक्टर में आपको पता है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज दोनों होती हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। एमसीक्यूज नंबर 15 है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरो इन द रिजल्ट 0.0050223 इज। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन लगा हुआ है ये गलत है। आप सोच रहे होंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर तो यहाँ पे 4 ही आ रहे हैं, क्योंकि एक ये और ये, तो ये 4 बनते हैं, तो फिर ये गलत कैसे? अगर तो उसने पूछा है सिग्निफिकेंट फिगर तो फिर तो ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पूछा, यहाँ पे उसने पूछा सिग्निफिकेंट जीरो। तो सिग्निफिकेंट जीरो आपने बताना है यहाँ पे कितने हैं। अब हमने पढ़ा हुआ कि अगर जीरो जो ना वो नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रहे हैं तो वो नॉन सिग्निफिकेंट है, तो ये वाले जीरो जो ना ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे सिर्फ ये वाला जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरो होंगे हमारे पास वो 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही जीरो सिग्निफिकेंट है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये डी वाला जो ना ये करेक्ट नहीं। एमसीक्यू नंबर 16 है, स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट इन। स्पीड ऑफ साउंड जो है इनमें से सबसे ज्यादा किस में होती है? तो हमने पढ़ा स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में सबसे ज्यादा है, उसके बाद लिक्विड में, फिर उसके बाद गैसेज में। यहाँ पे जो सॉलिड है वो स्टील है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 17 है, इफ टेम्परेचर राइजेस देन द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ गैस। सेम यही पीछे हम एमसीक्यूज करके आए हैं, लेकिन गैस की जगह वहां पे लिक्विड था, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ गया। तो याद रखिएगा गैसेज की जो विस्कोसिटी है वो डायरेक्ट रिलेशन बनाती है टेम्परेचर के साथ, तो इसलिए अगर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैसेस की विस्कोसिटी भी बढ़ेगी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। लिक्विड के केस में ये उलट है। तो ये एमसीक्यूज से आप लोग इनको देखें ज़रा, फिर मुझे कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन से एमसीक्यूज ऐसे एमसीक्यूज हैं जो बहुत टफ हैं, जो आपने पहले नहीं पढ़े हुए, जो आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं, तो आपको बहुत मुश्किल लगे हैं। एक आधा एमसीक्यूज है, इसके अलावा जितने भी एमसीक्यूज हैं बहुत ईजी एमसीक्यूज हैं, सारे के सारे एमसीक्यूज वही हैं जो हमने बार बार पढ़े हुए हैं, टॉपिक में भी पढ़े हुए हैं, पास पेपर्स में भी पढ़े हुए हैं। लाजमी नहीं कि पास पेपर्स वाले एमसीक्यूज यहाँ पे आए, मैंने तब भी कहा था कि रिपीट होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आपने किए हुए हैं, उनके अंदर से ये सारे एमसीक्यूज आए हैं। बस कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से पढ़ते तो एमसीक्यूज कोई मुश्किल नहीं थे। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।